हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है क्रॉस स्टडी सर्कल पर। आप लोग पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोग का याद है? कुछ कुछ टॉपिक बताइए क्या आप लोगों ने पढ़ा था। जी हाँ, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में। अब हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी मतलब न्यायतंत्र। न्यायतंत्र में हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आज इस क्लास में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को के लिए क्या अधिकार दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या कार्य करती है, इसके क्या संगठन है, इसमें कौन से अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्चतम न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब ये अंतिम न्यायालय, अंतिम निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का रहता है वो फाइनल निर्णय रहता है। इसके बाद कोई न्याय का दूसरा न्यायालय नहीं है, ये अंतिम न्यायालय माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को। चलिए न्यायालय की बारे में समझते हैं कि हमारे देश में न्यायालय को किस प्रकार की प्रणाली के अंतर्गत देखा रखा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये 1935 में भारत सरकार अधिनियम से के द्वारा इसे अपनाया गया था। और ये एकल प्रणाली का न्यायालय कहा जाता है, जो कि 1935 में ये हम लोग ने अपनाया था। समझ गए? कब? 1935 ईस्वी में। और ये केंद्रीय कानूनों और जो राज्य के कानून जो हैं ये दोनों पर ये लागू करने का इनको अधिकार दिया गया है उच्चतम न्यायालय को। केंद्रीय और राज्य कानून को ये दोनों पर लागू होता है। ये न्यायालय का जो निर्णय होता है ये दोनों पर लागू किया जाता है। और थर्ड नंबर ये संविधान के भाग 5 में, जो कि अनुच्छेद 124 से लेकर ये भाग 5 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय के बारे में, जो कि अनुच्छेद 124 से 147 तक के अंतर्गत आता है। चलिए इसमें देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या बताया गया है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो ये आप लोग देख सकते हैं कि 124, ये देखिए, ये अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद नंबर 124 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी और इसका गठन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। 125 में वेतन के बारे में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश रहते हैं इनके वेतन कितने रहेंगे इसके बारे में, वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। 126 में क्या बताया गया है? इसमें अभिलेख के बारे में बताया गया है। ये उच्चतम न्यायालय का अभिलेख क्या क्या है, मतलब कि अभिलेख मतलब कि रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है अभिलेख को। अभिलेख के बारे में बताया गया है, न्यायालय के बारे में बताया गया है। सॉरी, ये आपका बताया गया है 129 में। एक सेकंड, ये 129 में अनुच्छेद में बताया गया अभिलेख न्यायालय के बारे में। और 130 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय का यह स्थान कहाँ रहेगा। ये उच्चतम न्यायालय के स्थान के बारे में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय का स्थान के बारे में, का स्थान के बारे में 136 में बताया गया है कि 136 में बताया गया कि अपील के लिए जो उच्चतम न्यायालय का विशेष अधिकार दिया गया है या इजाज़त बोल सकते हैं आप लोग, इजाज़त के बारे में बताया गया है। न्यायालय की विशेष इजाज़त के बारे में, न्यायालय की विशेष इजाज़त के बारे में बताया गया है। ये सब अनुच्छेद आप लोग को याद रहना बहुत ज़रूरी है। ये सब प्रत्येक नागरिक को ये सब के बारे में जानना जरूरी है कि हमारे उच्चतम न्यायालय में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या हम लोग उच्चतम न्यायालय में हमें अधिकार उसके द्वारा मिलते हैं और क्या उच्चतम न्यायालय से हमें निर्णय मिल सकते हैं। और देखिए 136 के बाद 137 में बताया गया है कि
निर्णय या आदेश के बारे में जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाती है उसके बारे में। निर्णय या आदेश बोल सकते हैं, निर्णयों या आदेश, आदेश के बारे में बताया गया। 138 में ये क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। इनका क्षेत्राधिकार क्या है? क्षेत्राधिकार मतलब कि इनको क्या अधिकार प्राप्त है, ये क्या क्या कर सकते हैं, ये बिना किसी के इजाज़त के। समझ गए? क्षेत्राधिकार का विस्तार के बारे में बताया गया है 139 में। ये देखिए 139 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की गई है। 139 में रिट जारी करने की शक्तियाँ के बारे में बताया गया। इसके बाद 141 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो घोषित कानून है सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी किया जाता है। 141 में सभी न्यायालय को बात मानने के लिए बाध्यकारी है। न्यायालय को बाध्यकारी किया गया है। किस लिए? उच्चतम न्यायालय की कानून मानने के लिए। समझ गए? और 143 में क्या बताया गया है? 143 अनुच्छेद में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति को क्या क्या शक्ति दी गई है उसके बारे में। इसलिए परामर्श करने के लिए, परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। समझ गए? ये सब अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी किया गया है, मतलब उसके अंतर्गत दिया गया है इस अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में बताया गया। चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो न्यायालय है भारत का ये कैसा है, इसकी संरचना को समझते हैं थोड़ा, फिर आप लोग समझ पाएंगे कि उच्चतम न्यायालय क्या है और हमारे जिला का न्यायालय क्या है या हमारे राज्य का न्यायालय कौन सा है, उनको क्या कहा जाता है। देखिए ये उच्चतम न्यायालय होता है, ये कौन होता है? ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। समझ गए? सबसे ये उच्चतम न्यायालय होता है। ये उच्चतम न्यायालय एक होता है जो कि पूरे देश के लिए ये है। ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ये देखिए उच्चतम न्यायालय ये कहाँ होता है? ये राज्य में होता है। राज्य का जो होता है स्टेट कोर्ट उसे बोलते हैं उच्च न्यायालय। और इसके बाद इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है जिला न्यायालय। ये जिला न्यायालय आता है। और यदि महानगरीय क्षेत्र है तो उसमें मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट न्यायालय भी होता है। यदि महानगरीय क्षेत्र है तभी, मेट्रो सिटी है तब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय होता है। फिर महानगरीय क्षेत्र में शहरी सिविल न्यायालय होता है और प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट भी होता है। ये 3 न्यायालय ये दिया गया है। ये कहाँ? महानगरीय क्षेत्र के लिए। लेकिन जो जहाँ महानगरीय क्षेत्र नहीं है उनके लिए डायरेक्ट ये उच्च न्यायालय के बाद जिला न्यायालय आता है और जिला न्यायालय के बाद यहाँ आता है एक सिविल न्यायालय कहा जाता है या आप कह सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय। समझ गए? दूसरा नंबर जिला न्यायालय के अंतर्गत आता है एक प्रांतीय किसी क्षेत्र का लघु न्यायालय, वाद न्यायालय होता है। और तीसरा होता है आपराधिक मामले जो सुनता है उसको बोलता है आपराधिक सत्र न्यायालय। समझ गए? सिविल न्यायालय मतलब कि जो सिविल चीज़ें जो शिकायत रहती है वो सब न्यायालय उसी को बोलते हैं सिविल न्यायालय। और किसी क्षेत्र को लेकर वो छोटा मोटा विवाद जो होता है उसको प्रांतीय क्षेत्र लघु न्यायालय कहा जाता है। अब देखिए इस सिविल न्यायालय में इसके अंतर्गत 2 आते हैं। किस तरह का न्यायालय? एक मुंसिफ न्यायालय होता है, एक न्यायिक पंचायत होता है। आप लोग देख रहे होंगे गांव घरों में पंचायत होती है।
ये पंचायत इसके अंतर्गत सिविल के अंतर्गत आते हैं। यदि न्याय पंचायत या मुंसिफ न्यायालय के अंतर्गत यदि कोई भी विवाद या केस निपट जाता है तो सही है, नहीं तो ये सिविल न्यायालय जाते हैं और सिविल न्यायालय में इनका फैसला होता है। नहीं सिविल न्यायालय में होने पर ये जिला न्यायालय में फिर जाते हैं। इस तरह से इनका कर्म बना हुआ है। और देखिए आपराधिक मामले कोई किया है तो उसके अंतर्गत पंचायत अदालत होता है और मुख्य दंडकारी होता है। और मुख्य दंडकारी अदालत के नीचे ये न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं और कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। इनका ये कर्म दिया हुआ है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं उच्चतम न्यायालय का गठन के बारे में। समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ था और इसके न्यायाधीशों की और उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी गई है, समझ गए। इस तरह के बातों के उसके गठन उच्चतम न्यायालय के गठन के बाद क्या क्या उसमें चीज़ें शामिल किया गया, जैसे नियुक्ति का अधिकार किसको दिया गया है कि कौन नियुक्त करेगा न्यायाधीश को, समझ गए। और उसके परामर्श को लेकर विवाद क्या क्या है उस सब के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि इसकी न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इसकी संख्या आप लोग जानते हो कि ये 34 होते हैं, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं, बात यह है, समझ गए। वर्तमान में जो हम लोग संख्या है ये 34 है, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिसे कि हम लोग सीजीए के नाम से जानते हैं, उन्हें सीजीए भी कहा जाता है, समझ गए। और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। संसद कानून द्वारा जो न्यायाधीशों की संख्या ये बढ़ा सकती है और घटा सकती है, समझ गए। कौन कर सकता है ऐसा, ये संसद कर सकते हैं, समझ गए। चलिए आगे समझते हैं कि इसके नियुक्ति के बारे में। न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो भारत की पहले मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करते हैं कि उसकी नियुक्ति कौन करता है। जैसा कि मैंने बताया कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसे हम लोग सीजेआई भी कहते हैं। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, आप लोग जानते ही हैं कि ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद ही नियुक्त किया जाता है। परामर्श कौन करते हैं, परामर्श राष्ट्रपति करते हैं। किससे, जो उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श करते हैं। दूसरी बात है कि इनके परामर्श के बाद उनको नियुक्त किया जाता है। और दूसरा चीज़ देखा जाता है कि वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं वो सीजीए के रूप में जो नियुक्त हैं उनसे पूछा जाता है, जिन्हें वो परामर्श करना आवश्यक समझें उनसे वो परामर्श राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किन दोनों से करना अनिवार्य है, समझ गए, तभी वो नियुक्त किया जाएगा। जैसे कि परंपरा के अनुसार तो वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायाधीश के सीजीआई के रूप में ही नियुक्ति होती है। जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, ये परंपरा के अनुसार दिया गया है कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उन्हीं का सीजीआई के रूप में नियुक्त किया जाएगा, समझ गए। और कभी कभी इस परंपरा का उल्लंघन भी किया गया है और किया जाता है, लेकिन द्वितीय न्यायाधीश वाद के तहत इस उल्लंघन को रोकने के लिए निर्णय दिया गया था कि केवल वरिष्ठ न्यायाधीश जो हैं उनको ही सीजीआई नियुक्त किया जाएगा, समझ गए। तब से यह परंपरा अभी तक चल ही रहा है। और अन्य न्यायाधीश की बात करें तो अन्य न्यायाधीश में ये इन्हें भी राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से और उच्चतम जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश तो उच्चतम न्यायालय के ही हुए और उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनसे भी परामर्श करने के बाद वो उनकी नियुक्ति करते हैं। किनकी, अन्य न्यायाधीशों की। जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं उनकी मुख्य न्यायाधीश से और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद ही, मतलब वो राष्ट्रपति जिन्हें आवश्यक समझे जिनसे परामर्श लेना वो नियुक्त कर सकते हैं, उन्हें फिर नियुक्ति उसके बाद नियुक्त किया जाता है। और ये बात पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश द्वारा मुख्य न्यायाधीश से अनिवार्य रूप से परामर्श लेते हैं, अनिवार्य रूप से परामर्श लेते हैं। ये अनिवार्य है परामर्श लेना, किनसे, मुख्य न्यायाधीश से। इनसे परामर्श लेना ही लेना है।
और उच्चतम न्यायालय हो गया या उच्च न्यायालय हो गया, इनसे परामर्श ले या न ले, ये उनकी मर्जी है। जो वो जिन्हें आवश्यक समझें फिर वो उनसे परामर्श और भी ले सकते हैं, लेकिन ये इनसे अनिवार्य है लेना। समझ गए? अब चलिए समझिए कि विवाद परामर्श को लेकर क्या क्या बात कही गई है। विवाद परामर्श को लेकर प्रथम वाद है कि ये प्रथम जो न्यायाधीश वाद दिए थे उसमें बताया गया है कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है, बल्कि केवल विवादों का आदान प्रदान है। कि परामर्श मतलब कि वो परामर्श किसी से ले भी सकते हैं, परामर्श उनका मानने का मन रहेगा तो वो मानेंगे उनकी बात को, यदि मानने का मन नहीं, वो अपने विवेक के अनुसार समझे कि वो बात नहीं मानना है तो वो नहीं मान सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, किनके? राष्ट्रपति के ऊपर। इसीलिए प्रथम न्यायाधीशवाद में यही बात कही गई है कि परामर्श का मतलब क्या कहा गया है। परामर्श का मतलब कहा गया है कि सहमति नहीं। लेकिन द्वितीय न्यायाधीशवाद हुआ, जो परामर्श का मतलब हुआ कि सहमति। द्वितीय न्यायाधीशवाद में बताया गया कि परामर्श का मतलब सहमति। सहमति मतलब कि परामर्श लेना मतलब उनकी बात मानना बाध्यकारी हो गया। द्वितीय न्यायाधीश में बताया गया कि उनका यदि सीजीए की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, ईसा बाध्यकारी किसने कर दिया? द्वितीय न्यायाधीशवाद में ये बाध्यकारी किया गया। किसकी? सीजीए की सलाह लेना राष्ट्रपति को बाध्यकारी किया गया। सीजीआई की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी किया गया और सीजीआई के 2 वरिष्ठ सहयोगियों से परामर्श करेगा। कौन करेगा? सीजीआई। सीजीआई 2 वरिष्ठ सहयोगियों से परामर्श करेगा। उसके बाद ये परामर्श करने के बाद ये अपना परामर्श किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। समझ गए? इसमें यही बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि तृतीय न्यायाधीशवाद में क्या कहा गया है। तृतीय न्यायाधीशवाद में कहा गया है कि परामर्श मतलब सहमति नहीं हुआ। यहाँ परामर्श तृतीयवाद में बताया गया, तृतीयवाद माना गया है कि परामर्श को मतलब कॉलेजियम प्रणाली के साथ जो परामर्श होता है किया जाएगा, मतलब अन्य न्यायाधीशों के साथ, उसको माना जाएगा, उसे बोलते हैं कॉलेजियम प्रणाली के साथ। इसमें बताया गया कि सीजीआई का अकेला मत परामर्श प्रक्रिया को पूरा नहीं करेगा। समझ गए? यही बताया गया है कि सीजीआई अपना परामर्श अकेला मत परामर्श नहीं दे सकते हैं। वो अपना अकेला परामर्श राष्ट्रपति को नहीं देंगे, बल्कि सीजीआई को उच्चतम न्यायालय के जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, कितने? उच्चतम न्यायालय के जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनसे मिलकर कॉलेजियम प्रणाली से परामर्श करना होगा। और 4 बड़े न्यायाधीश में कम से कम मिनिमम 3 न्यायाधीश का मत पक्ष में होना आवश्यक है। समझ गए? 3 न्यायाधीश का मत पक्ष में होना आवश्यक है। इसमें यही बात कही गई है। तृतीय न्यायाधीशवाद में यही बात कही गई है और यही अभी हम लोग का तृतीय न्यायाधीशवाद के अनुसार से नियुक्ति किया जाता है परामर्श को लेकर। आप बात समझ गए होंगे। चलिए अब समझते हैं कि न्यायाधीशों की क्वालिफिकेशन क्या रहती है। न्यायाधीशों की क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहला नंबर तो भारत का ये नागरिक होना ही चाहिए, ये तो मस्ट है। दूसरी बात, 5 वर्ष तक लगातार किसी भी उच्च न्यायालय में हो सके, या तो एक से अधिक उच्च न्यायालय जो है उसका न्यायाधीश रहा हो, तब वो इसको न्यायाधीश के योग हैं उच्चतम न्यायालय के। नहीं तो वह 10 वर्ष तक लगातार किसी एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता मतलब यहाँ हो गया कि वकील। समझ गए? 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, समझ गए, तब वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के योग रहेंगे। तीसरी बात, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, तब भी उनको उसके योग रह सकते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई भी न्यूनतम जो आयु सीमा है, न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। समझ गए? ये सारी है योग्यता उनके बारे में, उच्चतम न्यायाधीश के योग्यता क्या होनी चाहिए, यही सब है। और इसके बाद देखते हैं कि इनके शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में। जो प्रतिज्ञान जो करते हैं, शपथ लेते हैं उच्चतम न्यायाधीश, इनके बारे में ये क्या क्या प्रतिज्ञा लेते हैं। इनमें ये प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है कि ये भारत के द्वारा, ये भारत के संविधान के प्रति आस्था हो गया, निष्ठा हो गया, इसकी प्रतिज्ञा लेते हैं। किसकी? आस्था की,
सच्ची आस्था और निष्ठा की लेते हैं और भारत को संप्रभुता अखंडता बनाए रखने की प्रतिज्ञा लेते हैं और भारत को श्रद्धापूर्वक अपनी पूरी योग्यता और ज्ञान और विवेक से अपने पद को कर्तव्यों का भय और पक्षपात के बिना अनुराग या दोष के बिना पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। समझ गए? और इनमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि भारत संविधान और कानून की मर्यादा को ये बनाए रखेंगे। इनकी प्रतिज्ञा लेते हैं। किसकी मर्यादा को बनाए रखेंगे? ये संविधान और कानून की मर्यादा है उनको बनाए रखेंगे और सही न्याय देंगे, इसकी प्रतिज्ञा लेते हैं। चलिए अब समझते हैं कि न्यायाधीशों के कार्यकाल कितने होते हैं। इसके कार्यकाल के बारे में समझते हैं, ये कैसे इनका पद रहता है और कैसे ये अपना पद त्याग सकते हैं। इसमें बताया गया है कि न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में ये संविधान में इसका कोई निश्चित कार्यकाल तो उल्लेख नहीं किया गया है, समझ गए। और इसके निम्नलिखित 3 प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कि बताया गया है कि एक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्धारण संसद द्वारा अधिकृत प्राधिकरण तथा प्रदान की गई रीति से किया जाता है। ये कोई निश्चित नहीं है, संविधान में इसका फिक्स्ड नहीं है, समझिए। दूसरी बात कही गई है कि राष्ट्रपति को संबोधित अपने पद जो अपना पत्र होता है, पत्र के द्वारा राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। कौन? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। इन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संसद की में सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, समझ गए। किसकी सिफारिश पर? संसद की सिफारिश पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है, समझ गए। और इनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। पद से हटाने की बात करी जाए तो ये संविधान में केवल राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों, निम्न सदन, उच्च सदन, ये दोनों सदनों में साबित होने पर ही या असमर्थता के आधार पर ही उस सत्र से विशेष बहुमत से पारित किया जा सकता है। यदि विशेष बहुमत से प्रस्ताव के पारित होता है तब इन्हें पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा इन्हें विशेष बहुमत के बिना नहीं हटा सकते हैं। ये संसद के द्वारा हटाने की प्रक्रिया दी गई है। आगे समझते हैं कि न्यायाधीशों को पद से हटाने की क्या क्या कार्यवाही है। कार्यवाही की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये पद से हटाने के लिए कम से कम 100 सदस्यों हो गया या 50 सदस्यों, जो कि राज्यसभा के, यदि राज्यसभा के हैं तो वो 50 सदस्य होने चाहिए, और यदि लोकसभा के हैं, लोकसभा में 100 सदस्य हटाने के लिए चाहिए, और राज्यसभा में ये 50 सदस्य होना चाहिए। इन सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव के बाद लोकसभा के अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति को सौंपा जाता है। फिर यदि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो आरोप की जांच की जाती है। जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठित किया जाता है, और इसके बाद यदि समिति न्यायाधीशों के आरोप दोषित पाती है तो जिस सदन में प्रस्ताव पेश किया गया था वह प्रस्ताव पर विचार कर सकती है, और विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित जो होते हैं और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों की बहुमत से जिस सदन में पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया था, यदि वह सदन इसे विशेष बहुमत से पारित कर देती है तब एक दूसरे सदन मतलब तब यह दूसरे सदन में जाता है, और फिर दूसरे सदन में भी इसे विशेष बहुमत से पारित करना होता है। यदि विशेष बहुमत से पारित हो जाती है तब प्रस्ताव पारित होने के बाद ये न्यायाधीशों के पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को बताया जाता है कि राष्ट्रपति की ये अब उनको हटाना है, किन्हें? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तब राष्ट्रपति तब न्यायाधीश के पद से हटाने का आदेश जारी कर देता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब चलिए समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय के जो उच्चतम न्यायालय है हमारा, उसका स्थान स्थानांतरित हो सकता है या नहीं। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में समझेंगे कि संविधान में तो जो दिल्ली में उच्च न्यायालय जो है उसको स्थान को घोषित किया था संविधान ने, लेकिन संविधान के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी से भारत के मुख्य न्यायाधीश को अन्य स्थान हो गया या स्थानों को उच्चतम न्यायालय के स्थान के रूप में घोषित करने का अधिकार दिया गया है। ये किनको अधिकार दिया गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को। लेकिन संविधान के तहत राष्ट्रपति को
मंजूरी से भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है स्थानांतरित करने का, राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही। किसे दिया गया है? ये मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है। समझ गए? ये अधिकार अनिवार्य रूप से नहीं है, ये अधिकार को वैकल्पिक रूप से माना गया है कि यदि दूसरा ऑप्शन उपलब्ध रहेगा तभी ये कर सकते हैं। अब चलिए इससे समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के बारे में। उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं, मतलब 33 न्यायाधीश हैं, वो उनके बारे में कुछ समझते हैं। इनके बारे में बात की जाए तो ये देखिए, ये भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहे जाते हैं। किसे किसे भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है? 33 को। समझ गए? 33 न्यायाधीश को। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होता है। समझ गए? और किसे नियुक्त किया जाता है? इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। जो ये 33 रहेंगे, ये कौन रहेंगे? ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ही रहेंगे। क्योंकि मान लीजिए 33 जो है अभी, वो फिर एक कौन बन जाएंगे? मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। ये कौन बन जाएंगे? मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। तो इसीलिए 33 से कम होकर ये 32 हो जाता है, तो फिर एक को नियुक्त किया जाता है, फिर ये 33 रहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। और किस परिस्थिति में ये इनकी नियुक्ति की जाती है? सीजेआई का पद रिक्त होता है तब, या सीजेआई की अनुपस्थिति में, या अन्य कारण से सीजेआई अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं तब। अन्य कारण या अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर। समझ गए? और तदर्थ न्यायाधीश किन्हें बोलते हैं? सीजेआई द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। सीजेआई द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से इनकी नियुक्ति की जाती है। किनकी? तदर्थ न्यायाधीश के। यहाँ पे कार्यवाहक एक मुख्य न्यायाधीश हो गए और 4 33 न्यायाधीश हो गए, जो कि यहाँ तदर्थ न्यायाधीश हैं। और इससे संबंधित जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद इनको नियुक्त किया जाता है। और किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के पात्र किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। समझ गए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ये होंगे कौन? तदर्थ न्यायाधीश। और किस परिस्थिति में किया जाएगा? उच्चतम न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने के जारी रखने के लिए अस्थायी न्यायाधीशों की गणपूर्ति का अभाव की स्थिति में। ये 33 जो न्यायाधीश हैं, इनका यदि अभाव होता है, कम होता है, उस अभाव की स्थिति में इनकी नियुक्ति की जाती है। समझ गए? मुख्य न्यायाधीश और उनके अन्य न्यायाधीश के बारे में, ये दोनों के बारे में दिया हुआ है, ये मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के बारे में। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद समझते हैं कि वेतन के बारे में। वेतन के बारे में क्या कहा गया है? इनको वेतन कहाँ से मिलता है? समझ गए? ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, जो पेंशन, ये सब जितने सारे हैं, ये सब निर्धारित कहाँ किया जाता है? ये संसद के द्वारा किया जाता है। ये संसद ही इसका निर्धारण करती है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन कितना दिया जाएगा। लेकिन न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद कोई भी विशेषाधिकार जो हो गया, ये संसद उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। समझ गए? उनमें परिवर्तन, नियुक्ति के बाद उनको परिवर्तन करने का विशेषाधिकार में अधिकार नहीं दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन हैं और उनके भत्ते, पेंशन हो गए, ये सारे भारत के कहाँ से आते हैं? भारत के संचित निधि से आते हैं। ये भारत के संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। समझ गए? अब चलिए समझते हैं कि न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में। न्यायालय की प्रक्रिया कैसी होती है? न्यायालय की प्रक्रिया की बात की जाए तो ये राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ साथ उस और न्यायालय के जो संचालन होते हैं और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए ये नियम बना सकते हैं। और ये अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो दिए गए जो संवैधानिक और संदर्भ के मामले में जो निर्णय होते हैं, कम से कम 5 न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा ये किया जाता है। ये कहाँ दिया गया है? ये अनुच्छेद 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जो संदर्भ होते हैं,
इसके मामले में निर्णय कम से कम 5 न्यायाधीश के द्वारा लिया जाएगा। 5 न्यायाधीश के पीठ के द्वारा इसका निर्णय लिया जाएगा। और अन्य मामलों की बात की जाए तो ये अन्य सभी जो मामले होते हैं उन पर निर्णय कम से कम 3 पीठ वाले न्यायाधीशों के 3 न्यायाधीश पीठ वाले न्यायाधीशों के द्वारा इनको निर्णय दिया जाना चाहिए। समझ गए? किसमें? अन्य मामलों में। लेकिन राष्ट्रपति का जो मामला रहेगा उसमें 5 पीठ रहेगा, और जिसमें अन्य मामला रहेगा उसको निर्णय देने के लिए 3 न्यायाधीश पीठ वाली होनी चाहिए। मतलब 3 न्यायाधीश मिलकर निर्णय करेंगे। समझ गए? और इनका निर्णय ऐसा नहीं है कि कोई चोरी चुपके से लिया जाएगा। ये निर्णय खुले न्यायालय में दिए जाते हैं, सबके सामने दिए जाते हैं। ये सभी निर्णय बहुमत से होते हैं। लेकिन यदि असहमत न्यायाधीश अपना मत प्रकट करना चाहता है तो वो प्रकट कर सकते हैं। इनके लिए पूरी छूट दी गई है। समझ गए? उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में बाध्यकारी किया गया है। समझ गए? ये देखिए, कोई भी यदि उच्चतम न्यायालय कानून पारित करती है तो ये सभी न्यायालय के लिए, भारत के जितने भी राज्य के सभी न्यायालय हैं उन पर बाध्यकारी है। वो उस निर्णय को उनको मानना है। चलिए उनके अब समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या संवैधानिक उपाय बताया गया है, उसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में बताया गया, उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के बारे में बताया गया है। न्यायाधीशों के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाएगा, पहले अधिकार यह दिया गया है। दूसरी बात बताया गया है कार्यकाल के बारे में, इसकी सुरक्षा के बारे में, कि राष्ट्रपति के द्वारा ही संविधान में जितने उल्लेखित तरीके हैं और आधार हैं उन पर पद से हटाने के बारे में बताया गया है। समझ गए? आप नहीं समझे क्या? देखिए, इसमें बोला गया है कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के द्वारा केवल संविधान में जो उल्लेखित जितना तरीका है उसके द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। किसे? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। और ये राष्ट्रपति अपने मन से नहीं हटा सकते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। इसमें यही बात उल्लेखित किया गया है। समझ गए? पद से हटाने की बात कहा गया है। तीसरे में बात बताया गया है कि जो वित्तीय आपात की स्थिति होती है, यदि उस स्थिति में उनका जो नियुक्ति होता है, उसके नियुक्ति के बाद जो लाभकारी जो वेतन होते हैं या भत्ते होते हैं या पेंशन हो गया, ये सब उस वित्तीय आपातकाल में यदि कटौती की जाती है तो ठीक है। यदि आपातकाल को छोड़कर उसके नॉर्मल डे में इनकी कटौती की जाती है तो ये परिवर्तन कभी नहीं कर सकते हैं ये आपातकाल स्थिति को छोड़कर। समझ गए? नेक्स्ट बात कही गई है कि इनको अधिकार यह दिया गया है कि न्यायाधीश के जो वेतन हैं, भत्ते हैं, पेंशन हैं, साथ साथ कर्मचारियों के संबंधी जो प्रशासनिक व्यय है, मतलब उनके भत्ते हैं, भत्ते उनको नहीं बोल सकते हैं, उनके जो खर्चे हैं वो भी संचित निधि के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। किसके? न्यायाधीशों के वेतन और कर्मचारियों के व्यय से संबंधित सारी चीज़ें संचित निधि के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट बात कहा गया है कि पद से हटाने का जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव के अतिरिक्त जो विधायिका में न्यायाधीशों के आचरण पर ये चर्चा नहीं की जाएगी। समझ गए? विधायिका में प्रस्ताव के अतिरिक्त न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं किया जाना चाहिए। इनको ये शक्ति दिया गया है। इसके नेक्स्ट देखिए, इसके क्षेत्राधिकार को संसद द्वारा कम नहीं किया गया है। जितने अधिकार ये दिए गए हैं इनको संसद कम नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो कम कर दे कुछ पारित करके। इनको हालांकि इससे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कम उनके करने के अधिकार में नहीं दिया गया है। और इनके लिए बात बताई गई है कि ये अपनी यदि सेवा खत्म कर देते हैं तो उनके लिए ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवा के बाद ये प्रतिबंध लगाया गया है कि ये वकालत नहीं कर सकते हैं। यानी कि इनकी मान लीजिए ये रिटायर्ड हो गए हैं न्यायाधीश, रिटायर्ड होने के बाद ये वकालत नहीं कर सकते हैं। कहाँ? कोई भी कोर्ट में, राज्य का हो गया या जिला का हो गया या उच्च न्यायालय में हो गया, ये कहीं भी
वकालत नहीं कर सकते हैं, इनको प्रतिबंध किया गया है। और अवमानना के लिए दंड देने का इनको शक्ति भी दिया गया है कि यदि इनकी अवमानना होती है तो दंड दे सकते हैं। और ये अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं, जैसे इनके जो कुछ कर्मचारी होते हैं पर्सनल, ये अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं। इनके लिए स्वतंत्रता इनको प्रदान की गई है। और इनका जो कहा गया है न्यायालय की बात, ये कार्यपालिका से इनको अलग रखा गया है। कार्यपालिका और न्यायालय ये दोनों अलग अलग हैं, समझ गए। इनको ये सब शक्तियां प्रदान की गई है। चलिए अब समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार अधिकारिकता के बारे में कि क्या है। पहले हम समझते हैं कि क्षेत्राधिकार में मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार बोले तो ये संघीय विवाद हो गया। जैसे कि संघीय विवाद मतलब केंद्र और दो या दो से अधिक जो राज्य हैं उनके बीच एक तरफ मान लीजिए केंद्र है और प्लस कुछ राज्य हो गया, और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हैं। या आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद है ये इनको संघीय विवाद कहा गया है, समझ गए। तो इनमें इनके लिए बताया गया है कि ये किसी कानून के सार्थक पर उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्न या कानून से संबंधित सर्वान प्रश्न शामिल होना चाहिए, समझ गए। दूसरी बात बताया गया इसमें कि राजनीतिक प्राकृतिक के प्रश्न को इससे बाहर रखा गया है, समझ गए। दूसरा है चुनाव विवाद। चुनाव विवाद में बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में ये बताया गया है। और तीसरा बताया गया कि यह जो क्षेत्राधिकार है, जो आरंभिक क्षेत्राधिकार है, इस क्षेत्राधिकार में निम्न कुछ मामले लागू नहीं होते हैं, जैसे कि अंतर्राज्यीय जल विवाद हो गया, केंद्र और राज्य के बीच व्यय के समायोजन हो गया, वित्तीय आयोग संदर्भी मामला हो गया, वाणिज्य प्रकृति वाले साधारण विवाद हो गया, संविधान पूर्व संधि और समझौते से उत्पन्न जो होता है विवाद उस विवाद हो गया, वैसा विवाद, या कोई भी संधि समझौता हो गया जो विशेष रूप से प्रावधान नहीं करता है कि न्यायालय की क्षेत्राधिकार का विस्तार उस तक नहीं दिया गया है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्षेत्राधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार विवाद कहते हैं, समझ गए। चलिए अब देखते हैं कि रीट क्षेत्राधिकार क्या दिया गया है। रीट क्षेत्राधिकार में क्या आता है। इसमें रीट क्षेत्राधिकार में देखिए तो इसमें कहा गया है कि इसमें शामिल किया गया है, इसके बाद देखिए, ये देखिए निर्देश या आदेश, या आप कह सकते हैं रीट, निर्देश या आदेश या रीट जारी करने का जो शक्ति होता है उसको बोलते हैं कि रीट क्षेत्राधिकार। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, या अधिकार परीक्षा हो गया, जो भी मूल अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त होता है उसको बोलते हैं, उसको जारी करने की शक्ति को बोलते हैं रीट क्षेत्राधिकार। यह उच्चतम न्यायालय के भी मूल अधिकारों के परिवर्तन करने के लिए रीट जारी करने की शक्ति है। इसलिए मूल अधिकारों के संबंध में उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के अनन्य जो क्षेत्राधिकार है वो नहीं है, वो नहीं दिया गया है, समझ गए। दूसरी बात है कि ये उच्चतम न्यायालय के जो मूल क्षेत्राधिकार है इसको मूल और आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कहा गया है, क्योंकि नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, समझ गए। अब देखिए ये संसद कानून, जो कानून के द्वारा उच्चतम न्यायालय और अन्य उद्देश्य के मामले में हो गया, उसके लिए निर्देश या अध्यादेश रीट जारी करने का शक्ति इनको प्रदान कर सकती है। और मूल अधिकारों के परिवर्तन के अलावा जितने भी हैं इनके बारे में इनको शक्ति प्रदान कर सकती है, समझ गए। ये हमारा हो गया रीट क्षेत्राधिकार। अब देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में हम लोग समझेंगे कि अपीलीय की सर्वोच्च अदालत के बारे में, अपील की सर्वोच्च अदालत के बारे में क्या कहा गया है। अपील की सर्वोच्च अदालत के बारे में ये कहा गया है कि ये संवैधानिक मामलों में अपील हो गया, दीवानी या आप सिविल मामलों में अपील बोल सकते हैं। तीसरा, आपराधिक मामलों में जो अपील होता है उसे विशेष अनुमति के द्वारा अपील किया जाता है, इसे बोलते हैं अपील की सर्वोच्च अदालत। चलिए इसमें सारे में समझते हैं कि संवैधानिक मामलों में क्या अपील किया जाता है, क्या अपील के बारे में बताया गया है। संवैधानिक मामलों में अपील के बारे में बताया गया है कि उच्च न्यायालय के
यह प्रमाणित किया गया करना होता है कि उच्च न्यायालय को यह प्रमाणित करना होगा कि मामले में कानून से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको शामिल है या नहीं है, जिनके लिए संविधान की व्याख्या करना आवश्यक होगा। समझ गए? ये संवैधानिक मामले की अपील के बारे में बताया गया है। दीवानी सिविल मामले की अपील में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय को प्रमाणित करना होता है कि मामलों में व्यापक महत्व के कानून से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो शामिल हैं कि नहीं है, और इस पर उच्च न्यायालय के द्वारा ही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। और आपराधिक मामलों में बताया गया है कि आपराधिक मामले में अपील के बारे में यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय यदि अपील के किसी आरोपी व्यक्ति के यदि छोड़ देती है या मतलब बरी करने के आदेश को उलट दिया है तो उसे मृत्यु की सजा सुनाई है। समझ गए? छोड़ दिया है या उसे मृत्यु की सजा सुना दिया है, या अपने क्षेत्राधिकार के किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के से किसी मामले को अपने पास सुनवाई के लिए मंगवा लिया है और आरोपी व्यक्ति को दोषित ठहराया जाता है तथा उसे मृत्यु की सजा सुनाई जाती है, उसे बोलते हैं आपराधिक मामले की अपील। या कह सकते हैं कि प्रमाणित किया है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने के लिए उपयुक्त है। समझ गए? ये सब आपराधिक मामले की अपील के अंतर्गत आते हैं। विशेष अनुमति के द्वारा अपील के बारे में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के पास किसी न्यायालय जैसे हो गया सशस्त्र बल न्यायालय को छोड़कर, या अधिकरण न्यायालय के निर्णय हो गया, या आदेश के जो खिलाफ अपील करने के लिए जो विशेष अनुमति देने का जो विवेकाधिकार है उसको बोला गया है, या किसी भी मामले में संबंधित हो सकता है। समझ गए? या अत्यधिक व्यापक शक्ति है। किसे माना गया व्यापक शक्ति? विशेष अनुमति के द्वारा अपील को माना गया है व्यापक शक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए अब समझते हैं सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में। सलाहकार क्षेत्राधिकार में क्या बताया गया है? सलाहकार क्षेत्राधिकार में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को जितने भी मामले सौंपे जाते हैं उनमें जितने भी मामले शामिल होते हैं उनके बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के सौंपे गए मामले के बारे में। पहला देखिए, कानून के किसी प्रश्न या लोक महत्व का हो या लोग किसी तथ्य से जो संबंधित है, जो उत्पन्न हो चुका है, या उस वह मामला जिसके उत्पन्न होने की संभावना बनती है, जो कि जैसे हो गया उच्चतम न्यायालय सलाह दे भी सकता है और सलाह देने से इनकार भी कर सकता है। किसे? राष्ट्रपति को। लोक महत्व के किसी तथ्य के संबंधित उत्पन्न जो मामले हैं उसके मामले में वो सलाह देने के लिए इनकार भी कर सकता है या सलाह दे भी सकता है। यह सलाह क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। दूसरा बताया गया है कि संविधान के लागू होने से पूर्व, यदि संविधान जब लागू हुआ है हमारा, उससे पहले किसी संधि पर हो गया, कोई भी विवाद हो गया, या कोई भी अन्य ऐसे समान मामला हो गया जो कि मामले से जो उत्पन्न कोई भी विवाद हो गया, उच्चतम न्यायालय को सलाह देने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। ये सलाहकार क्षेत्राधिकार में बताया गया है। कोई भी विवाद सलाह देने के लिए अनिवार्य नहीं है। कब का? ये संविधान लागू होने से पूर्व का। ये दोनों ही मामले में सलाह और गैर बाध्यकारी है। समझ गए? अब चलिए समझते हैं और अन्य क्षेत्राधिकार शक्तियां क्या प्रदान किया गया है उसके बारे में समझते हैं। जो कि अन्य अधिकार क्षेत्राधिकार शक्तियां के बारे में बात की जाए तो जैसे अभिलेख न्यायालय के रूप में हो गया, न्यायिक समीक्षा के रूप में हो गया, पुनरीक्षण या संशोधन जो होता है उस क्षेत्राधिकार हो गया वैसा। तो उसमें क्या शक्तियां प्रदान की गई है वो समझते हैं। चलिए देखिए, ये अभिलेख न्यायालय के रूप में हम लोग समझे तो इसमें बताया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय हैं, कार्यवाही और कृत को अभिलेख जो रिकॉर्ड है वो अभिलेख के रूप में रखा जाता है। समझ गए? और इन अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और इन्हें कानूनी मिसालों तथा कानूनी संदर्भों के रूप में मान्यता दी जाती है। इसे न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है, वो भी 6 महीने तक साधारण कारावास और जुर्माना ये दे सकते हैं, या दोनों।
इन्हें दंडित किया जा सकता है। समझ गए? या केवल अपनी या केवल अपने बल्कि पूरे देश के उच्च न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरण की अवमानना के लिए दंड दे सकते हैं। इनमें ये बताया गया है। ये अवमानना की बात की जाए तो अवमानना दीवानी या आपराधिक हो सकती है। दीवानी अवमानना का मतलब है कि किसी भी निर्णय का आदेश या रिट या न्यायालय की आदेश प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना, मतलब नहीं मानना, उनको बोला गया है। या आप बोल सकते हैं कि न्यायालय को दिए गए जो वचन पत्र हैं उनको जानबूझकर उल्लंघन करने का मामला का हो गया। और आपराधिक अवमानना का मतलब हो गया कि किसी भी मामला का जो प्रकाशन ऐसे भी कोई ऐसा कार्य करना जो किसी न्यायालय के प्राधिकार को बदनाम या कम करता है, वैसे न्यायिक कार्यवाही के पूर्वग्रह या हस्तक्षेप किसी भी तरह के न्याय को प्रशासन के रूप में बाधा डालता है या हस्तक्षेप करता है, उसके लिए ये बताया गया है। इसमें जो अभिलेख रखा जाता है ये रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, क्योंकि ये ही रिकॉर्ड देखकर वो नेक्स्ट फैसले को भी वो सुना सकते हैं। समझ गए? इसके बारे में अभिलेख न्यायालय के रूप में ये क्षेत्राधिकार इनको प्रदान किया गया है। समझ गए? अब न्यायिक समीक्षा के बारे में बात की जाए तो न्यायिक समीक्षा में उच्चतम न्यायालय के जो केंद्र और राज्य के जो कानून हैं, ये किसी भी कार्य आदेश को शून्य और अमान्य घोषित कर सकता है यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं। समझ गए? संविधान के उल्लंघन पर ये शून्य और अमान्य घोषित कर सकते हैं। दूसरी बात कही गई है कि ये 3 आधारों पर यह किया जा सकता है। पहला क्या होता है? पहला आधार है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जो कि भाग 3 में दिया गया है। ये यदि पहला अधिकार का उल्लंघन करते हैं तब, नहीं तो यदि प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्राधिकार से जो परे हैं, जिन्हें यह बताया गया है कि जिन्हें यह बनाया गया है प्राधिकरण क्षेत्राधिकार, नहीं तो यदि संवैधानिक प्रावधान जो है उनका यदि उल्लंघन करते हैं तो उस आधार पर संविधान में न्यायिक समीक्षा पद का उल्लेख किया गया है और संविधान में न्यायिक समीक्षा पद का उल्लेख इस में नहीं किया गया है। तीसरी की बात करें तो ये पुनरीक्षण या संशोधन क्षेत्राधिकार है। ये उच्चतम न्यायालय के पास ही अपने निर्णय या दिए गए जो आदेश होते हैं उन्हें समीक्षा करने की शक्ति इन्हें प्रदान की गई है। ये शक्ति का प्रयोग करने के लिए आधार को संसद बनाते हैं, संसद को अपना आधार बनाते हैं और इसके द्वारा जितने भी कानून बनते हैं या उच्च न्यायालय द्वारा जितने भी कानून बनते हैं उन नियमों के माध्यम से ही, उस नियमों के आधार पर ही सीमित किया जाता है। ये देखिए, उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा के लिए दायर याचिका को समीक्षा याचिका भी कहा जाता है और जबकि द्वितीय समीक्षा याचिका को उपचारात्मक याचिका कहा जाता है। समझ गए? ये था हमारा क्षेत्राधिकार की शक्तियाँ के बारे में। ये सारी क्षेत्राधिकार की शक्तियाँ दी गई है, ये थोड़ा आप लोग ये देख लीजिएगा। समझ गए? अब चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं क्षेत्राधिकार शक्तियाँ के बारे, इसके उच्चतम न्यायालय के और कौन सी शक्तियाँ दी गई है, अन्य शक्तियाँ के बारे में समझते हैं। अन्य शक्तियाँ की बात की जाए तो ये देखिए, पहला विधि का शीर्ष न्यायालय। विधि का शीर्ष न्यायालय में यह बताया गया है कि यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। व्याख्याकार मतलब कि अंतिम ये निर्णय देने वाला है, इसके बाद कोई नहीं है। और इस सेकंड में बताया गया है कि इसका कानून भारत के सभी न्यायालय पर बाध्यकारी किया गया है। इसके डिक्री या आदेश पूरे देश में लागू किए जाते हैं और देश के सभी प्राधिकरण, जैसे हो गया सिविल हो गया, न्यायिक हो गया, ये दोनों को उच्चतम न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए। समझ गए? अब चलिए देखते हैं कि अन्य न्यायालयों पर कैसे नियंत्रण ये करते हैं। अन्य न्यायालयों के नियंत्रण के लिए इसके पास उच्च न्यायालय के पास लंबित मामले को, समझिए, ये देखिए, ये अन्य न्यायालय पर कैसे नियंत्रण करते हैं। इसके पास उच्चतम न्यायालयों की समझ लंबित मामले को अपने पास मंगवाते हैं, फिर उसके बाद उस मामले को उन्हें स्वयं निपटाने का अधिकार होता है। ये बात तो आप जानते ही हैं। यदि किसी उच्च न्यायालय के समझ लंबित मामले या अपील को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में भी स्थानांतरित ये कर सकते हैं।
इनको तो ये अधिकार है क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय हैं और इसके पास न्यायिक अधीक्षण की शक्ति है और देश में कार्यरत सभी न्यायालयों और अधिकरण पर इनका नियंत्रण इस प्रकार होता है। इसीलिए कहा गया है ये अन्य न्यायालयों पर नियंत्रण ये करते हैं और ये आचरण की जांच की शक्तियाँ दी गई है इनको। यह राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदर्भ पर यूपीएससी के अध्यक्ष हो गया और सदस्यों के आचरण और व्यवहार को जांच भी करते हैं। यदि वह उन्हें कदाचार का दोषी पाता है तो उन्हें पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश ये करते हैं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जितनी भी दी गई सलाह है वह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाती है। राष्ट्रपति को वो सारे कार्य करने होते हैं। और ये देखिए पूर्ण न्याय की बात की जाए तो ये पूर्ण न्याय में डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है कि जो कि जितने भी समझ से लंबित किसी भी मामले या किसी भी विषय में वो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। समझ गए? ये सारी बात बताई गई है। अब चलिए समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के बारे में। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता की बात की जाए तो ये उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता मतलब वकील, यहाँ अधिवक्ता मतलब ये वकील है, याद रखिएगा। अधिवक्ता मतलब वकील। ये देखिए प्रत्येक जो वकील है, सारे जितने वकील हैं, वकील को उच्चतम न्यायालय में वकालत करने की अनुमति नहीं है। सारे को नहीं है, ऐसा नहीं कि सारे मतलब किसी को नहीं है। ये सारे प्रत्येक वकील को मतलब उनको अनुमति नहीं दिया जाता है। ये उन्हें ही उच्चतम न्यायालय में अनुमति मिलता है जो अधिवक्ताओं की केवल निम्नलिखित 3 श्रेणी में आते हैं। वो श्रेणी है वरिष्ठ अधिवक्ता का, दूसरा श्रेणी है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का, तीसरा श्रेणी है अन्य अधिवक्ता का। चलिए देखते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता के बारे में क्या कहा गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता के बारे में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय या कोई भी उच्च न्यायालय है वो किसी भी अधिवक्ता को उसकी सहमति से या वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित कर सकता है। यदि उच्चतम न्यायालय की राय में कोई अधिवक्ता विशेष ख्याति वाला है, ख्याति मतलब कि विशेष ज्ञान वाला, ये देखिए विशेष ख्याति वाला मतलब विशेष ज्ञान वाला है, तो उसके पास योग्यता है या कानून का विशेष ज्ञान है, अनुभव है, तो ऐसा कर सकता है। समझ गए? दूसरी बात कही गई है कि वरिष्ठतम अधिवक्ता उच्च न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना या भारत के किसी अन्य न्यायालय या अधिकरण में जूनियर वकील के बिना पेश नहीं हो सकते। समझ गए? उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना और भारत के किसी अन्य न्यायालय या अधिकरण में जूनियर वकील के बिना वो पेश नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात कही गई है कि वह भारत में किसी भी न्यायालय या अधिकरण में याचिका या हलफनामा तैयार करने या साक्ष्य के संबंध में सलाह देने या इस प्रकार का कोई दूसरा कार्य करने या किसी भी प्रकार का संपत्ति हो गया उसको हस्तांतरित या दस्तावेज तैयार करने के निर्देश को स्वीकार करने का भी हकदार नहीं होते हैं। लेकिन जितने सारे ये मामले हैं उनको निपटाने के लिए उसको निपटाने में जूनियर का परामर्श देने में उस पर कोई रोक नहीं लगाया जा सकता है। मतलब कि ये जूनियर को परामर्श अपना दे सकते हैं। कौन? ये वरिष्ठ अधिवक्ता। अब देखिए एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के बारे में। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड कौन रहता है? देखिए इसके बारे में बताया गया है कि यह केवल ऐसे अधिवक्ता हैं जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई मामला हो गया या दस्तावेज हो गया इसको दाखिल कराने का ये हकदार होते हैं। ऐसे अधिवक्ता को नियुक्त किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय में। वे और उनके बारे में दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय में किसी के पक्ष की ओर से पेश होने के लिए और उसके पक्ष में कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये यदि इन श्रेणी में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की श्रेणी में आते हैं तो वो उनके लिए नियुक्त किए जाते हैं। और तीसरे में बताया गया है कि अन्य अधिवक्ता के बारे में बताया गया है। ये वे अधिवक्ता होते हैं जिनके नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत बनाए गए हैं, किसी भी राज्य बार कानून की सूची में दर्ज होते हैं। किसी भी राज्य के कानून बार कानून में उसके काउंसिलिंग में सूची के में दर्ज किए जाते हैं, उन्हें बनाया जाता है। और ये अन्य अधिवक्ता के अंतर्गत ये उच्चतम न्यायालय में किसी
कि पक्ष की ओर से किसी भी मामले में पेश हो सकते हैं और बहस उनके पक्ष में कर सकते हैं। इनको इसके लिए छूट दी गई है, लेकिन वो न्यायालय के समझ कोई भी दस्तावेज या मामला दायर करने के लिए हकदार नहीं होते हैं। समझ गए? ये सारे इन 3 श्रेणी में यदि आते हैं तो इन्हें नियुक्त किया जाता है, और नहीं आते हैं तो उन्हें अनुमति नहीं है उच्चतम न्यायालय में वकालत करने की अनुमति। यहाँ नियुक्त मतलब कि वकालत करने की अनुमति के बारे में मैं बता रहा हूँ, इसमें 3 श्रेणी के बारे में। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि अब समझते हैं कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय है और जो अमेरिका का उच्चतम न्यायालय है, इसमें दोनों में क्या अंतर है। ये दोनों की हम लोग तुलना करते हुए समझते हैं कि हमारा जो मूल क्षेत्राधिकार है उसके बारे में क्या कहा गया है, और अमेरिका का जो मूल क्षेत्राधिकार है उसके बारे में क्या कहा गया है। इसमें देखिए, भारत उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है कि मूल क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया कि यह संघीय मामले तक ही सीमित है, लेकिन जो अमेरिका का है ये संघीय मामले बल्कि ये सैनिक बलों, समुद्री गतिविधियों, राजदूतों आदि से संबंधित मामले में शामिल है। हमारा देश ये संघीय मामले में ही शामिल है। और अपील क्षेत्राधिकार में बात किया जाए तो इसमें संवैधानिक हो गया, दीवानी हो गया और आपराधिक मामले शामिल होते हैं अपील में। और लेकिन अमेरिका का ये संवैधानिक मामले में ही सीमित रहता है। सलाहकार क्षेत्राधिकार में बात किया जाए तो इसका सलाहकार क्षेत्राधिकार होता है, लेकिन अमेरिका का सलाहकार क्षेत्राधिकार नहीं होता है। समझ गए? न्यायिक समीक्षा में देखिए, ये देखिए इसमें बताया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार से ही नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जाती है, और इसी प्रकार न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। समझ गए? रक्षा करने के प्रति। लेकिन अमेरिका का बताया गया है कि न्यायिक समीक्षा में विधि का सम्यक प्रक्रिया के अनुसार से नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जाती है, और इस प्रकार इसकी न्यायिक समीक्षा का दायरा व्यापक है। मतलब इसमें सीमित नहीं किया गया है इसमें, और इन्हें बढ़ावा दिया गया है, बढ़ाया गया है। समझ गए? क्षेत्राधिकार में परिवर्तन की बात किया जाए तो इनके क्षेत्राधिकार और शक्तियों में संसद के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनके संयुक्त अमेरिका के क्षेत्राधिकार शक्तियों में संविधान द्वारा जो प्रावधान हैं दिए गए हैं उनके तक ही सीमित रहेगा। लेकिन हमारे क्षेत्राधिकार के बारे में बात की जाए तो इनका क्षेत्र, हमारे देश के क्षेत्राधिकार में ये शक्तियों में संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। समझ गए? और अन्य न्यायालयों पर नियंत्रण के बारे में बात की जाए तो ये एकीकृत न्यायालय प्रणाली का एकीकृत प्रणाली का कारण राज्य के उच्च न्यायालयों पर न्यायिक अधिक्षण और नियंत्रण की शक्ति है, जो कि एक न्यायालय के द्वारा सारे राज्य पर नियंत्रण, सारे उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण रखती है हमारे देश में। लेकिन यहाँ पर दोहरी न्यायिक व्यवस्था दी गई है। कहाँ? अमेरिका में। ये दोहरी न्यायिक व्यवस्था के कारण इसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं दिया गया है कि वो और राज्य के न्यायालयों पर नियंत्रण कर सके। मूलभूत के अंतर में यह एकीकृत न्यायालय प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है, और अमेरिका का ये संघीय सिद्धांत पर विभाजित किया गया है। समझ गए? ये विशेष अनुमति की असाधारण शक्ति हम लोग को प्राप्त है, हम लोग के देश में, लेकिन अमेरिका में विशेष अनुमति की असाधारण शक्ति प्राप्त नहीं की दिया गया। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के में जो अन्य देश के साथ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसके संदर्भ में क्या क्या दोनों में अंतर आता है वो देखते हैं, समझते हैं। चलिए पहले देखते हैं भारत के राष्ट्रपति। ये देखिए विभिन्न देशों में इनकी चयन प्रक्रिया कैसे काम करती है, किसकी वो समझते हैं। किसकी? उच्चतम न्यायालय की, न्यायाधीशों की। ये न्यायिक नियुक्तियों की व्यवस्था हर देश में अलग अलग होता है, जो कि हम कुछ देशों के बारे में समझेंगे, जैसे भारत, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में समझेंगे, जर्मनी और साउथ अफ्रीका के बारे में समझेंगे, और समझेंगे कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। पहले देखते हैं कि इन सब देशों में कौन नियुक्ति करता है। हमारे देश में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि यूके में 5 सदस्यीय पैनल होता है। ये 5 सदस्यीय लोगों के द्वारा ये किया जाता है। और अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है नियुक्ति। लेकिन जर्मनी में
कार्यपालिका और विधायिका को वोट से किया जाता है, और दक्षिण अफ्रीका में भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और निर्णय लेने में शामिल जो व्यक्ति होते हैं, कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं, ये देखते हैं। हमारे देश में जो कि बताया गया है कि वर्ष 1993 से एक कॉलेजियम प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की सिफारिश करता है। कौन सिफारिश करता है? ये देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल इसमें होते हैं। इसके द्वारा ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन यूके में इसमें शामिल व्यक्ति में उच्चतम न्यायालय के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो शामिल होते हैं, उसके डिप्टी, और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के जो न्यायिक नियुक्ति आयोग हैं, जिसे कि जैक भी कहते हैं, उसके द्वारा एक एक सदस्य शामिल होते हैं उसके, जिसमें जैक्स में आम नागरिक होता है, न्यायपालिका होता है और बार के सदस्य शामिल होते हैं। समझ गए? और अमेरिका में ये न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा ये नामित किया जाता है। ये न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा ही नामित करके इनकी नियुक्ति किया जाता है। और अमेरिका जो सीनेट द्वारा पुष्टि की जाती है, सीनेट की न्यायपालिका समिति द्वारा नामित लोगों की जांच पड़ताल की जाती है और उनकी नियुक्ति के संबंध में मतदान के बाद नियुक्त किया जाता है, और वो मतदान के बाद पुष्टि किया जाता है। समझ गए? और बात करें जर्मनी की तो ये जर्मनी में यहाँ विशिष्ट व्यवस्था है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक चुनावी प्रक्रिया मौजूद होती है। इस देश में संसदीय संविधान न्यायालय के आधे सदस्य जो होते हैं ये कार्यपालिका द्वारा और आधे सदस्य विधायिका के द्वारा चुने जाते हैं। कहाँ? ये जर्मनी में होता है। और दक्षिण अफ्रीका में न्यायिक सेवा आयोग द्वारा उच्चतम जो न्यायालय होता है उसके न्यायाधीश के रूप में न्यायिक सेवा आयोग के द्वारा होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति किए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची को सिफारिश की जाती है। यदि उस सिफारिश को पास कर दिया जाता है तब उन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति की उसकी सलाह पर नियुक्ति की जाती है। समझ गए? जैसा कि हम लोगों ने इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या बताया गया है, उन्हें कौन नियुक्त करता है, उन्हें क्या अधिकार दिया गया है, उन्हें क्या क्या क्षेत्राधिकार प्राप्त है, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और कैसे कैसे ये हमारा सुप्रीम कोर्ट काम करती है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा, कौन इसकी नियुक्ति करता है। समझ गए? इतनी कड़ी मेहनत से मैं भी आप लोगों के लिए ये तैयार करता हूँ और ये वीडियो बनाता हूँ। आप लोग भी मन से पढ़ें और समझें और एग्ज़ाम को क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग ये टॉपिक सारे कवर कर लोगे तो ये श्योर शॉर्ट है कि 10 से जो 12 क्वेश्चन जो आते हैं ये पॉलिटी में, ये आपको इससे मैच करने ही करने हैं। इसमें मैच होना है पक्का। आई एम श्योर शॉर्ट, दैट्स वाई आई एम सेइंग। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जुडिशरी, ये टॉपिक जुडिशरी के नाम से रहेगा, जो कि जुडिशरी पार्ट 1 के नाम से दूंगा। और ये हमारा फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जुडिशरी पार्ट 2 में, जो कि पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। समझ गए? आज हम लोग उच्चतम न्यायालय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, समझा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ओके। आप लोग अच्छे से पढ़ो, ध्यान रखो अपना। और आप लोग एग्ज़ाम की टेंशन मत लो, वो एग्ज़ाम अभी थोड़ी डिले हो रही है, वो एग्ज़ाम टाइमली हो जाएगी, वो वैकेंसी आनी ही आनी है। अभी 250 वैकेंट सीट अभी पता चला है, दिया गया है, लेकिन पूरी सीट अभी आनी है इस हफ्ते में। इसलिए आप लोग वैकेंसी पे ध्यान मत दो, वो नेक्स्ट वीक तक ये सुनने में आ रहा है, जैसा कि पब्लिकली न्यूज़ है, वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।